दोस्तों कैसे आप लोग। चलिए ये सीरीज आपका पीएचडी पैट का एग्जाम का है, ठीक है। जो भी पीएचडी का एग्जाम होने जा रहा है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। और इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लें, क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो आपका है प्रीवियस ईयर बेस पे ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसी के बेस पे डिजाइन किया गया ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिले और एग्जाम में ऐसा लगे कि सब क्वेश्चन देखा हुआ है और कहीं से भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पेपर 1 का तैयारी करवा रहे हैं। पेपर 1 में आपका जो है टोटल 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और मान लीजिए ऐसे 50 प्रॉपर अगर जो सेशन कर रहे हैं 35 से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रॉपर। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और मॉक टेस्ट को प्रॉपर फॉलो किए हैं उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और एग्जाम निकलेगा ओवरऑल ये है, ठीक। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बेस्ट डिफाइंड एज, मतलब कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर जो होता है मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे अच्छा मतलब क्या होता है। तो द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एज आउटकम, वह चर जिसे परिणाम के रूप में मापा जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। द वेरिएबल दैट इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, यस, यानी कि रिसर्चर क्या करता है जिससे मैनिपुलेट कर देता है वो किसमें होता है, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। जो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, वो कंडीशन जो अप्लाई होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, ठीक है। वह चर जिसे शोधकर्ता जानबूझकर परिवर्तित करता है वही आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक। यानी कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is the factor that the researchers manipulate to observe, यानी कि manipulate करके फिर observe करेगा, manipulate to observe its effect on dependent variable, ठीक है। it is presumed cause और इफेक्ट जो भी होता है सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है और ये पार्ट किसका है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर वह कारक होता है जिसे शोधकर्ता जानबूझकर बदलता है ताकि उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जा सके। जो भी प्रभाव है डिपेंडेंट वेरिएबल देखा जा सके बदल करके। यह कारण जो है, कारण यानी कॉज का प्रतिनिधित्व करता है जबकि आश्रित चर परिणाम इफेक्ट होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। मैनिपुलेशन क्या है? हाँ मैनिपुलेशन, चलिए ठीक है। मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हाँ मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्राइमरी रेफर्स टू, मतलब कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में मैनिपुलेशन हेरफेर का मुख्य अर्थ क्या है बताइए। तो ये हो जाएगा सिस्टमेटिक वेरिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी मैनिपुलेट होता है क्या होता है, सिस्टमेटिक वेरिएशन होता है। ये नहीं कहीं से कर देंगे, ये नहीं होता है। यानी कि स्वतंत्र चर में योजनाबद्ध परिवर्तन जो होता है आपका, यही क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। यानी कि मैनिपुलेशन मींस deliberately creating different levels और कंडीशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी मैनिपुलेशन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आप ध्यान रखेंगे। और इसी के वजह से ऐसा होता है। यानी कि टू टेस्ट द कॉजल रिलेशनशिप, ये कॉजल रिलेशनशिप भी यहीं पे एप्लीकेबल होता है। यानी कि मैनिपुलेशन जो है का अर्थ है स्वतंत्र चर के विभिन्न स्तरों को योजनाबद्ध ढंग से उत्पन्न करना ताकि कारण परिणाम संबंध की जांच किया जा सके, ठीक है। उससे जांच हो जाएगा, यही आपका जो होता है मैनिपुलेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक। ऑब्जर्वेशंस एज मेथड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज मेनली यूज्ड टू, प्रयोगात्मक अनुसंधान में अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अवलोकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों अवलोकन करा जाता है। तो रिकॉर्ड वेरिएबल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू मैनिपुलेशन, यानी कि हेर फेर के कारण कोई व्यवहारिक या शारीरिक परिवर्तनों को दर्ज करना, यही होता है मैनिपुलेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। यानी कि
ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन अलाउज द रिसर्चर टू सिस्टमेटिकली note changes that occur as consequence of manipulations of the independent variable। मैनिपुलेशन जब भी होता है रिसर्चर करता है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, ठीक है, मैनिपुलेशंस। अवलोकन के माध्यम से शोधकर्ता स्वतंत्र चर में किए गए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, जो परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करता है, जो भी होता है उसको व्यवस्थित रूप से दिखाता है, ठीक। एक्शन रिसर्च इज फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय, अब आता है एक्शन रिसर्च क्या है अभी, तो जहां भी आप दो चीज याद रखेंगे, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की बात आएगी, इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो आपका एक्शन रिसर्च होता है, या इमीडिएट, जहां भी इमीडिएट भी लिखा रहेगा, इमीडिएट भी लिखा रहेगा, ये दोनों पॉइंट जो है आपका एक्शन रिसर्च का पार्ट है। तो क्या करेक्टर है एक्चुअली, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की मूल विशेषता क्या है, विशेषता बताइए। तो सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम लिखल है ना, टाइम बचेगा इससे। इमीडिएट प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, किसी विशेष परिस्थिति में तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान जो होता है वो एक्शन रिसर्च के द्वारा करा जाता है, ठीक। यानी कि एक्शन रिसर्च इज साइक्लिकल होता है, पार्टिसिपेटरी है एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, एमिंग एट इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वही आपका एक्शन रिसर्च होता है। क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय, सहभागितापूर्ण तथा समस्या केंद्रित होता है, जिसका उद्देश्य व्यवहार में सुधार लाना होता है, जो भी व्यवहार है उसमें सुधार होता है जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्या है, अप्लाइड रिसर्च डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेनली इन दैट, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान में मुख्य अंतर यह है कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या होता है, भी दोनों में अंतर बताइए ना, अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या दोनों में डिफर करता है, दोनों में अंतर क्या है। तो फोकस ऑन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यूटिलिटी किसमें होता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी आपका अप्लाइड रिसर्च रेदर देन कॉजल टेस्टिंग किसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। कारण परिणाम परीक्षण से अधिक व्यवहारिक और उपयोगिता पर केंद्रित होता है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों होगा, अप्लाइड रिसर्च एम एट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो समस्या रियल वर्ल्ड समस्या होती है उसको सॉल्व जो करा जाता है वो अप्लाइड रिसर्च में होता है। वेराज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है कॉज और इफेक्ट को करता है, ठीक है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एम्फसाइजेस एस्टैब्लिशिंग द कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, जी, जहां कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होगा वहां एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को शो करता है। अंडर कंट्रोल कंडीशन भी होना चाहिए, यानी कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होता है, जबकि प्रयोगात्मक अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों में कारण परिणाम संबंध स्थापित करने पर जो है सो बल देता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट, ये मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट वेरिएबल व्हिच इज नॉट द मेन फोकस बट इट कीप्ट कंसेंस टू अवॉइड इट्स इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड, मतलब कि प्रयोग में वह चर जो मुख्य नहीं है, चर है लेकिन मुख्य नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव से बचने के लिए स्थिर रखा जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंट्रोल या एक्सटेंस वेरिएबल कहते हैं, लेकिन नियंत्रण किया बाह्य चर जो होता है ना उसे हम कहते हैं, ठीक। यानी कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अपार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसका पार्ट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होता है ना, मेजर अदर फैक्टर्स लाइक एज हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, मोटिवेशंस, टेम्परेचर etc can also influence the dependent variable, वहां पर इन्फ्लुएंस करता है। these are called extraneous variable, मतलब बाह्य चर का एंट्री होता है। if these variable are not control, अब जब बाहरी चर आता है तब कंट्रोल कर सकते हैं, लैब कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। then we cannot say with
certainly that the change independent variable फिर change नहीं होगा due to only to independent variable, ठीक है। therefore such variables are kept constant and called control variable, यानी कि आप जो भी चेंजेस करना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाहरी चर जो होता है एक्सटर्नल्स को कंट्रोल करना होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है। यानी कि कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल्स वेरिएबल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी वेरिएबल है एक्सटर्नल्स वेरिएबल जब आप लैब कर रहे होते हैं अगर वहां पर आता है तो उसको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा है। कंट्रोल करेंगे तब आपका जो लैब का कंडीशन रहेगा वो कंडीशन बेटर शो अप करेगा, ठीक है, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर के अलावा कई अन्य कारक जैसे आयु, बुद्धि, वातावरण, प्रेरणा, तापमान आदि भी आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों को बाह्य चर कहते हैं। यदि उन्हें नियंत्रित न किया गया जाए तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि परिणाम में आया परिवर्तन केवल स्वतंत्र चर के कारण है। इसलिए इन्हें स्थिर रखा जाता है, ठीक है, स्थिर रखा जाता है और इन्हें नियंत्रक चर कहा जाता है और नियंत्रक चर भी इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस मस्ट बी, एक वैज्ञानिक परिकल्पना होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? वैज्ञानिक परिकल्पना तो टेस्टेबल एंड फॉल्सिफेबल, परीक्षण योग्य एवं खंडनीय जो है। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? टेंटेटिव। क्या होता है इसका मतलब? एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ठीक है, टेंटेटिव। ये मान लीजिए टेंटेटिव क्या होता है? यह जो है एक्सेप्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है अब बिल्कुल सही होगा, कोई कंडीशन नहीं है, ये रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। वही याद रखना कि हाइपोथेसिस मतलब एक टेंटेटिव होता है, एजम्पशंस होता है, उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। Hypothesis in research should be such that it can be tested through the observations G experiment and should also be possible to prove it wrong, ठीक है, हो सकता में भी रॉन्ग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने जो assumptions करा, जो hypothesis बनाया बिल्कुल सही होगा, ऐसा किसी भी conditions में नहीं होता है। मे भी रॉन्ग हो सकता है, मे भी सही भी हो सकता है। If a statement cannot be tested or cannot be rejected then it does not belong to science, यानी कि अनुसंधान में परिकल्पना जो होता है ऐसी होनी चाहिए जिसे अवलोकन या प्रयोग द्वारा जांचा जा सके और यदि गलत हो तो उसे असत्य सिद्ध भी किया जा सके। जो कथन न जांचा जा सके और न खंडित किया जा सके वह वैज्ञानिक नहीं माना जाता, यानी कि जो कथन है उसको अगर जांचा नहीं जाएगा तो क्या होगा? उसे वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सिंपल बात है, जिसका टेस्ट होगा वही ना, मतलब कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस होगा और टेस्ट न होगा तो कहाँ से होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है? हाँ, इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू, आंतरिक वैधता से तात्पर्य क्या है? आंतरिक वैधता क्या होता है? तो करेक्टनेस ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशंस, कारण परिणाम संबंध की शुद्धता जो होता है ये क्या होता है? इंटरनल वैलिडिटी होता है, ठीक है। यानी कि इंटरनल इंटरनल वैलिडिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि जब द ऑब्जर्व चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है हैज एक्चुअली अकर्ड ड्यू टू द मैनिपुलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन जब भी होगा ये ध्यान रखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल कंडीशंस में, और बाहरी चर नहीं आना चाहिए। एंड नॉट बी बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर का आना नहीं चाहिए। आंतरिक वैधता का अर्थ है कि आश्रित चर में जो परिवर्तन देखा गया है वह वास्तव में स्वतंत्र चर के हेरफेर के कारण ही हुआ है, न किसी बाह्य चर के कारण। इस चीज को यहाँ पे देखा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं, ए क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिफर्स फ्रॉम द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बिकॉज, मतलब कि अर्ध प्रयोगात्मक अभिकल्पना वास्तविक प्रयोगात्मक से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है भाई? ये बताइए कि वास्तविक से भिन्न क्यों होती है? तो देयर इज नॉट डिपेंडेंट, ये नहीं होगा। मैनिपुलेशन तो किस में होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है।
देयर इज ऑब्जर्वेशंस भी नहीं होगा, तो यहाँ जो डिफर होगा एक्चुअली देयर इज नो रैंडम असाइनमेंट, यहाँ पे कोई रैंडम असाइनमेंट को नहीं लिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। In quasi-experimental research, the independent variable is manipulated, ठीक है, manipulated किसमें होता है, independent variable में होता है, but the subject are not randomly assigned, यानी कि randomly assigned नहीं होता है, भले manipulate होता है लेकिन randomly नहीं लिया जाता है for experimental and control groups due to lack of randomizations का कमी होता है, complete control is not possible and cause interference because weaker, ठीक है, यानी कि अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर में हेरफेर तो किया जाता है लेकिन समूहों का यादृच्छिक आवंटन नहीं होता है, यानी कि जो समूह होता है उसका पूरा आवंटन नहीं होता है, यादृच्छिकीकरण के अभाव में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता और कारणात्मक निष्कर्ष अपेक्षाकृत कमजोर हो जाते हैं। जो मजबूत होना चाहिए क्या होता है, धीरे धीरे वो चीज कमजोर हो जाता है, ठीक। बेसिक रिसर्च इज मेनली अकर्ड विथ, यानी कि मूलभूत अनुसंधान मुख्यतः संबंधित होता है। जो बेसिक रिसर्च है, जो मूलभूत संबंध है, वो किससे संबंध मतलब कि मुख्यतः संबंधित होता है, ये बताइए। तो हाँ देखिए, बेसिक रिसर्च में क्या होता है एक्चुअली, इमीडिएट प्रैक्टिकल, इमीडिएट किसका था अभी जस्ट बताएं आपको हम, एक्शन रिसर्च का है ना इमीडिएट का बात, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इसमें होगा नहीं, क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग ये अप्लाइड रिसर्च की बात हो जाएगी, ठीक ना, अप्लाइड रिसर्च की बात हो जाएगी। और थ्योरी बिल्डिंग एंड नॉलेज जनरेशन, जब नॉलेज और थ्योरी बिल्डिंग जब जनरेट होता है तो ये क्या होता है आपका, यही बेसिक रिसर्च होता है। क्या होता है, यही आपका बेसिक रिसर्च हो जाता है, ठीक। यानी कि बेसिक रिसर्च एम एट डेवलपिंग न्यू थ्योरी, इसमें नया नया थ्योरी को डेवलप करा जाता है, इसलिए इसे थ्योरी बिल्डिंग भी कहा जाता है। प्रिंसिपल्स एंड लॉज विदाउट इमीडिएट कंसर्न, इसमें कोई इमीडिएट कंसर्न नहीं होता है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, वेयर एज अप्लाइड रिसर्च यूज द नॉलेज, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या यूज करा जाता है, अप्लाइड रिसर्च में नॉलेज को यूज करा जाता है टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। यानी कि मूलभूत अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों, नियमों और ज्ञान का विकास करना होता है। जो नया नया नियम ज्ञान आता है उसका विकास करना होता है, जबकि अनुप्रयुक्त अनुसंधान उसी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करता है। जो भी समस्या है उसको समाधान कैसे करा जाए वो किया जाता है, ठीक है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में, ठीक। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए, चलिए, ए टेस्ट कैन बी हाईली रिलेबल बट नॉट वैलिड बिकॉज, मतलब कि कोई परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय लेकिन वैध नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए परीक्षण अत्यधिक विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इट मेजर कंसिस्टेंटली बट नॉट इंटेंडेड कंस्ट्रक्ट, आप कंसिस्टेंटली मेजर कर रहे हैं लेकिन नॉट कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल आपका यहाँ पे जो है सही होगा। यह स्थिर रूप से मापता है पर सही संकल्पना को नहीं करता है, जब सही संकल्पना को कार्य नहीं करेगा तो वैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। यानी कि क्या है, रिएबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब कोई भी वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। यानी कि रियलिटी मींस कंसिस्टेंसी, व्हेयर एज वैलिडिटी मींस करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट। ए thermometer that wrongly calibrated may show same temperatures rapidly reliable but not true temperature not valid। मान लीजिए थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर शो करता है, करा कि क्या है, जो टेम्परेचर जो अभी चल रहा होता है उस टेम्परेचर को शो कराता है। does a test give a stable scores but मतलब टेस्ट क्या एक स्टेबल स्कोर देता है, बट मे नॉट मेजर द इंटेंडेड साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल ट्रीट। आप नहीं कर सकते किसी के टेस्ट से उसका दिमाग में क्या चल रहा होता है, कितना वो तेज है।
यानी कि अब हिंदी देख लेते हैं कि विश्वसनीयता का अर्थ है स्थिरता, ठीक है। जो स्थिरता होता है उसी में विश्वसनीयता होता है। जबकि वैधता का अर्थ है सही गुण का मापन, यानी कि जो सही गुण है उसे मापन करा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो वैधता होता है। जैसे गलत कैलिब्रेशन वाला थर्मामीटर हर बार समान तापमान दिखाए, अगर थर्मामीटर गलत है तो तापमान में भी अंतर आएगा, समान तापमान तो दिखाएगा नहीं। समान दिखाए वो विश्वसनीय पर वास्तविक तापमान न बताए अवैध है। कैसे बताएगा, जब थर्मामीटर गलत रहेगा तो तापमान तो सही बताएगा नहीं। इसलिए कोई परीक्षण स्थिर परिणाम दे सकता है, और कोई स्थिर परीक्षण है भाई तो परिणाम दे सकता है, सिंपल सा है। लेकिन जिस गुण को मापना चाहिए उसे ना मापे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही जो आपका होता है हाईली बट नो वेरिएबल रिलेबल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाईली कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑफर सफर फ्रॉम लो एक्सटर्नल वैलिडिटी बिकॉज अत्यधिक नियंत्रित प्रयोगशाला प्रयोगों में बाह्य वैधता कम होती है, क्योंकि यानी कि जो बाहरी वैधता होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है भाई, क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशंस रिड्यूस रियल लाइफ जनरलाइजेशंस, यानी कि कृत्रिम परिस्थितियां वास्तविक जीवन पर सामान्यकरण को कम करती है, यानी कम कर देती है। आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा इस चीज को देखते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इंक्रीजेज, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल इंक्रीजेज इंटरनल वैलिडिटी बट मेक्स द सिचुएशनल आर्टिफिशियल सिचुएशन, और जो शो करता है वो आर्टिफिशियल होता है। सो रिजल्ट में नॉट जनरलाइज टू नेचुरल सेटिंग्स, दैट मीन्स कठोर नियंत्रण से आंतरिक वैधता बढ़ती है लेकिन परिस्थिति कृत्रिम हो जाती है। परिस्थिति जो है वो आर्टिफिशियल हो जाती है, कृत्रिम हो जाती है, जिससे वास्तविक जीवन में परिणामों का सामान्यीकरण कठिन हो जाता है। उसे आप करना जो है बिल्कुल कठिन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉजल इंटरफेरेंस इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, इज वीकर मेनली बिकॉज, मतलब कि अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारणात्मक निष्कर्ष कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर होते हैं, क्योंकि रेंडमाइजेशन इज एब्सेंट, मतलब कि यादृच्छिकीकरण नहीं होता है, इसलिए वहां पर जो है क्वासी वाला गलत हो जाता है, ठीक है। यानी कि विदाउट रेंडमाइजेशन असाइनमेंट्स प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप डिफरेंसेस में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स क्रिएटिंग कन्फाउंडिंग इफेक्ट्स, यानी कि यादृच्छिक विभाजन न होने से समूह पहले से ही अलग हो सकते हैं। यदि विभाजन नहीं हुआ तो पहले ही अलग हो जाएगा, जिससे भ्रमकारी चर कारणात्मक निष्कर्ष को कमजोर कर देते हैं। जो भी निष्कर्ष होता है कारण ऐसा क्यों हो रहा है उसी चीज को कमजोर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका जो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जिसमें इस कॉजल इंटरफेरेंस को शो करता है। नेक्स्ट आते हैं In a research design is called the logic of inquiry because it, मतलब कि जो रिसर्च डिजाइन होता है लॉजिक इन इंक्वायरी क्या होता है, क्यों क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है। कि अनुसंधान अभिकल्पना को अन्वेषण की तर्क प्रणाली, जो अन्वेषण की तर्क प्रणाली है इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भी अन्वेषण को तर्क की प्रणाली, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट लिंक्स क्वेश्चंस मेथड्स एंड इंटरफेरेंस लॉजिकली, यानी कि यह प्रश्न विधि और निष्कर्ष की तार्किक रूप से जोड़ता है। यही तो होता है लॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है। आप क्वेश्चन से भी यहाँ समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऐसा क्यों होगा इसको देख लिया जाए। रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड्स द रेशनल स्ट्रक्चर, एक्चुअली जो रिसर्च डिजाइन होता है क्या प्रोवाइड करता है, रेशनल स्ट्रक्चर, ठीक ना। रेशनल स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट्स प्रॉब्लम हाइपोथेसिस डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस टू अराइव एट वैलिड कंक्लूजन्स को शो करता है। यानी कि अनुसंधान अभिकल्पना समस्या परिकल्पना
आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण को तार्किक क्रम में जोड़कर वैध निष्कर्ष तक पहुंचने का ढांचा प्रदान करती है, वही जो होता है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है यूज ऑफ डिसेप्शन। क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ डिसेप्शन एंड रिसर्च इज इथिकली परमिसिबल ओनली व्हेन। अनुसंधान में धोखा, क्या होता है, अनुसंधान में धोखा यानी कि डिसेप्शन का प्रयोग नैतिक रूप से तभी स्वीकार्य है जब, मतलब डाटा किसी और का पब्लिश कोई और करता है। इथिकल नॉर्म्स होता है, जो होता है क्या, इथिकल नॉर्म्स होता है, यानी कि जिसका वर्क है प्रॉपर उसी को मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए। ये नहीं कि मतलब काम कोई और किया, क्रेडिट कोई और ले लिया, तो ये इथिकल नॉर्म्स में आता है रिसर्च में। ठीक है, इथिक्स भी मैटर करता है कि आप इथिक्स को भी फॉलो करना होता है, जो आप वर्क कर रहे हैं प्रॉपर एथिक्स को देखना होता है। जहाँ क्या हो जाएगा, नो अल्टरनेटिव मेथड इज अवेलेबल एंड डिफरिंग इज इंश्योर्ड, मतलब कि कोई वैकल्पिक विधि ना हो और बाद में पूर्ण जानकारी दी जाए। ये आपका हाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि जब इस चीज को रखा जाता है और देखा भी जाता है, इस एथिकल नॉर्म्स को देखा जाता है कि कोई वैकल्पिक विधि ना हो, जब आप कुछ काम कर रहे, रिसर्च कर रहे होते हैं, वैकल्पिक विधि ना हो और बाद में पूर्ण जानकारी दी जाए। यानी कि इथिकल गाइडलाइन जो कहता है, अलाउ डिसेप्शंस ओनली इफ इट इज एसेंशियल, कॉज नो हार्म। ठीक है, कॉजेज नो हार्म एंड पार्टिसिपेंट आर fully informed afterwards deferring, यानी कि नैतिक नियमों के अनुसार धोखे की अनुमति तभी है जब वह अनिवार्य हो, यानी कि धोखा तभी होना जब अनिवार्य हो, हानि न पहुंचाए, कोई किसी से हानि न पहुंचाए, बाद में प्रतिभागों को पूरी सच्चाई बता दी जाए। ये डीब्रीफिंग होता है। ठीक है, यानी कि जो भी बात है उसको बाद में बता दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, according to novels, adult learners are different from children mainly because adults, मतलब कि नोल्स के अनुसार वयस्क शिक्षार्थी बच्चों से मुख्यतः इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि वयस्क क्या होता है, एडल्ट लर्नर, और बच्चा लर्नर, छोटा लर्नर क्यों डिफरेंट होता है। देखिए, जो एडल्ट होते हैं खुद से पढ़ते हैं, खुद से डायरेक्ट होते हैं, उनको कुछ करना होता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं। यही एडल्ट लर्नर का होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो खुद से सब चीज करते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं। जबकि चिल्ड्रन लर्नर जो होता है डिपेंडेंट होता है, टीचर जैसे पढ़ाएंगे वैसे सीखेगा, तो दोनों में ही डिफरेंट होता है। यानी कि जब एडल्ट, अब जैसे आप पीजी कर रहे हैं, ठीक है, पीजी अभी मान लीजिए पीएचडी का जो भी एग्जाम दे रहा है, तो अभी आप किस लर्नर में आते हैं, एडल्ट लर्नर में आते हैं। और आपका जो टाइप ऑफ लर्नर क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव है, आप खुद से सोच सकते हैं और खुद से क्वेश्चन लगा सकते हैं, बना सकते हैं। यही जो होता है एडल्ट लर्नर का पार्ट होता है। जो सपोज दैट जो 1 to 10 में पढ़ रहा है वो क्या है, चाइल्ड लर्नर है, क्योंकि उसको टीचर का गाइडेंस जरूरी है, बिना टीचर गाइडेंस के कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो एडल्ट लर्नर होता है वो खुद से भी डिसीजन लेता है कि हमको किस तरह से पढ़ाई करना होता है, और गोल ओरिएंटेड होता है कि कुछ न कुछ गोल को अचीव करना है। समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए क्यों होगा एक बार देख लेते हैं एक्सप्रेशन भी। एडल्ट लर्निंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रोगोगी व्हिच एज्यूम्स दैट एडल्ट आर सेल्फ डायरेक्टेड, जी खुद सेल्फ डायरेक्टेड होता है एडल्ट लर्नर्स, ब्रिंग सच लाइफ एक्सपीरियंस से भी सीखता है। पढ़ते पीजी पे आए, पीएचडी करेंगे तो इससे क्या होगा, खुद का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से भी सीखा जाता है। एंड आर मोटिवेटेड, अब खुद से मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेटेड बाय इमीडिएट एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, अनलाइक चिल्ड्रन पेडागोगी जो बच्चे का होता है उसके उलट होता है। एडल्ट वांट टू नो व्हाई दे आर लर्निंग समथिंग एंड हाउ इट विल हेल्प इन देयर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी इस चीज को समझा जाता है एडल्ट लर्नर में। ठीक है, वयस्क अधिगम एंड्रोगोगी जो होता है सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें माना जाता है कि वयस्क स्वनिर्देशित होते हैं, वो खुद से उस चीज को कर सकते हैं, अपने जीवन के अनुभव साथ लाते हैं और ज्ञान के तात्कालिक उपयोग से प्रेरित होते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान है।
बच्चे जो होते हैं शिक्षक निर्देशित होते हैं, मतलब शिक्षक के अनुसार ही चलते हैं, जबकि वयस्क यह जानना चाहते हैं कि वे क्या और क्यों सीख रहे हैं, क्या क्यों सीख रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही क्यों है सीखने की। ये चीज एडल्ट लर्नर में डेवलप होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, चलिए द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ टीचिंग emphasizes that learning occurs when, यानी कि निर्माणवादी शिक्षण दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम तब होता है जब क्या होगा अधिगम यहाँ पे, तो स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, देखिए इसमें स्टूडेंट एक्टिवली होता है जब लर्निंग मेथड कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात आती है, वो पार्ट होता है एडल्ट लर्नर का, और स्टूडेंट जो होता है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होता है देयर ओन नॉलेज, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का यहाँ पर निर्माण करते हैं, जो उनके अंदर ज्ञान है, चाहे वो एक्सपीरियंस से ज्ञान हो या उनके बार बार सीखने से ज्ञान हो, इसका वो निर्माण करते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स दैट नॉलेज इज नॉट पैसिवली, और नॉलेज पैसिवली नहीं होता है सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी कि जो लर्नर होते हैं वहां पर एंगेजमेंट होते हैं टीचर के साथ। टीचर वहाँ क्या होता है, फैसिलिटेटर होते हैं, जो गाइडर होते हैं, गाइड करते हैं कि ऐसे जो भी करना है इस तरह से करना है। यानी कि रिसीव बट नॉट एक्टिवली बिल्ड बाय लर्नर्स थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, रिफ्लेक्शंस एंड प्रायर एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। द टीचर बिकम ए फैसिलिटेटर, जो जस्ट अभी कहा आपको, सिर्फ फैसिलिटेटर होते हैं, सिर्फ गाइडर होते हैं, रेदर देन ए ट्रांसमीटर ऑफ फैक्ट्स, यानी कि निर्माणवाद के अनुसार ज्ञान को विद्यार्थी निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करता, सक्रिय होकर करता है, बल्कि अपने पूर्व अनुभव, जो उनका पूर्व अनुभव रहा, चिंतन और सहभागिता से स्वयं करता है। इस दृष्टि में शिक्षक ज्ञानदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है, सिर्फ मार्गदर्शक भूमिका निभाता है, कैसे करना है खुद से करना है, टीचर सिर्फ मार्गदर्शक रहेंगे, बतावेंगे कि क्या कैसे करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट, considering the students' prior ideas in teaching is improvement because शिक्षण में विद्यार्थियों की पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्यों रखना आवश्यक है, मतलब कि जो भी पहले पढ़ाया गया है अगर दूसरा पढ़ाया होता है तो देखिए इससे क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा और जो बाद में पढ़ा ये रिकैप हो जाता है, उस चीज को मतलब समझने में सहूलियत महसूस होती है। यानी कि दे मे एक्ट एज कॉग्निटिव ऑब्स्टिकल्स और रिसोर्सेस, मतलब कि वो संज्ञानात्मक बाधा भी बन सकती है और संसाधन भी बन सकती है। जो आपने पहले से पढ़ रखा है अगर उसको रिवीजन के साथ एक बार कर लेगी तो सही बात है कि वो जो भी पहला कंसेप्ट है अभी का कंसेप्ट है मिल जाने से पूरा एक क्लियरेबल हो जाता है, पॉइंट समझ में आता है अच्छा से। यानी कि स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम विथ फ्री एग्जिस्टिंग आइडियाज को भी क्रिएट करना होता है, विच में भी साइंटिफिकली इनकरेक्ट misconceptions या partially correct. These ideas strongly influence new learning में help करता है, hence learning must diagnose and reconstruct them, उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट करा जाता है। विद्यार्थी कक्षा में पहले से कुछ धारणाएं लेकर आते हैं जो गलत भ्रम तो कभी आंशिक रूप से सही होती है, कभी गलत हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है। यही धारणाएं नए ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करती है। जो नया ज्ञान आता है ना, यही धारणा से आता है। इसलिए शिक्षक को पहले उन्हें पहचान कर पुनर्निर्मित करना होता है कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए कि वो नॉलेज को गेन करे, कोई भ्रम ना हो। ठीक है, भ्रम अगर हो जाता है तो फिर उस चीज को समझना मुश्किल है, कोई भी चीज को समझना मुश्किल है अगर उसमें भ्रम आ जाए। और नॉलेज ऑफ द टीचर फैक्टर करता है, टीचर के पास नॉलेज भी होना चाहिए। यदि टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो फैक्ट ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे वो, इस चीज को यहाँ मैटर करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है कि ग्रुप डिस्कशन इज पेडागोगिकली वैल्यूएबल मेनली बिकॉज इट,
समूह चर्चा शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? ग्रुप डिस्कशन, देखिए ग्रुप डिस्कशन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि जो क्रिटिकल, आप जब 5 स्टूडेंट के ग्रुप में बैठ कर पढ़ते हैं तो सबके पास क्या क्या आइडियाज है, इस आइडिया को क्रिएट किया जाता है, लिया जाता है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे निकल के बाहर आता है। आलोचनात्मक चिंतन एवं सामाजिक अंतःक्रिया विकसित होती है। ठीक है, यही ग्रुप डिस्कशंस है। इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? एक ड्रॉबैक है ग्रुप डिस्कशन का। एक ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें देखिए अननेसेसरी बात होता है। ठीक है, ये इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि जो टॉपिक है उस टॉपिक पर ही बात करें, कहीं से कोई टॉपिक उठा के बात नहीं करें। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही मतलब कि हेल्पफुल होता है और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी का देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। ग्रुप डिस्कशन फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, बात सही है, आइडिया एक्सचेंज होता है, आर्गुमेंटेशन होता है, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, reflections and collaborative constructions of knowledge leading to higher order thinking skills, और यहाँ पर जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होता है, यानी कि समूह चर्चा में विचारों का आदान प्रदान, तर्क वितर्क, चिंतन और सह निर्माण होता है, जिससे उच्च स्तरीय चिंतन कौशल विकसित होता है, यानी कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लेवल डेवलपमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। Selection of an appropriate teaching method primarily depends on, मतलब कि उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन मुख्यतः निर्भर करता है। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो नेचर ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव्स पे भी डिपेंड करता है जी, यानी कि विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, डिपेंड इस पे करेगा। शिक्षार्थी की विशेषताएं और उद्देश्यों पर भी ये जो है डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? नो सिंगल टीचिंग मेथड इज यूनिवर्सली बेस्ड, यानी कि सिंगल टीचिंग मेथड क्या होता है भाई, यूनिवर्सली बेस्ड नहीं होगा। द चॉइस मस्ट बी अलाइंड विथ लर्निंग objectives, nature of subject matter and characteristic of learners such as age हुआ, ability, motivations and prior knowledge भी जो है नॉलेज को एनहांस करता है। जब आप पीछे का मान लीजिए लेक्चर है, ठीक है, अगर आप पीछे का लेक्चर नहीं देखेंगे तो और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए, इससे क्या आपका पूरा कंसेप्ट लिंकअप रहेगा। ठीक है, यानी कि उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किया हुआ है और आराम से आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, यानी कि पढ़ाई क्या होता है, लिंकअप होता है। आपने जो पहले पढ़ा, जो भी पढ़ा, उस चीज को लिंकअप करके, और हम तो यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक भी दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में टाइम का बचत हो। हाँ, चलिए नेक्स्ट। कोई भी एक शिक्षण विधि हर परिस्थिति के लिए सर्वोत्तम नहीं होती, यानी कि कोई टीचर, मान लीजिए कि कोई टीचर है और एक की विधि से पढ़ा रहा है, बच्चा को समझ में नहीं आता, तो वहाँ टीचिंग विधि, टीचिंग का तरीका चेंज करें। ठीक है, अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं, टीचिंग का तरीका चेंज करें और जिस तरह से स्टूडेंट को समझ में आए वो टीचिंग का तरीका अपनाएं। ठीक है, यही टीचिंग मेथड होता है, ना कि आप एक ही विधि को लेके चल रहे हैं कि समझ ऐसा नहीं होता है, तो विधि को चेंज करें। यानी कि विधि का चयन जो होता है ना, विधि का चयन अधिगम उद्देश्यों, विषय की प्रकृति के समझिए तथा शिक्षार्थियों की आयु, योग्यता, प्रेरणा और पूर्व ज्ञान के अनुरूप होना चाहिए, न कि आप डिक्टेटरशिप लगा करके आप इसी तरह से पढ़ाएंगे तो वो जो है मतलब कि टीचिंग का सही तरीका नहीं होता है। यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सिस्टमेटिक मतलब पढ़ाने का तरीका चेंज करना चाहिए कि किस तरह से हम करें कि स्टूडेंट को पॉइंट क्लियर हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेक इन इंडियन हायर एजुकेशन इज टू, मतलब कि भारतीय उच्च शिक्षा में नेक की मुख्य कार्य क्या है? नेक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एग्रेशन काउंसिल होता है, आप याद रखेंगे नेक का फुल फॉर्म भी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मुख्य कार्य नेक का क्या है। देखिए, एसेस एंड एक्रेडिट
इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यापन करना जो होता है, नेक का काम होता है संस्थानों का मूल्यांकन करना। एक्चुअली नेक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है। इज एन ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी टू असेस एंड एक्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स को दिखाता है, सच एज करिकुलम को देखता है, टीचिंग लर्निंग को देखता है। नेक जब उसी से डिसाइड होता है कि कितना रैंक दिया जाए, ठीक है। रैंक जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाता है नेक ही देता है। रिसर्च चेक करा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस को भी वहाँ पे सब कुछ को देख करके रैंक दिया जाता है। ए रैंक होगा कि बी होगा, ए प्लस होगा कि बी प्लस होगा। इट्स मेन एम इज कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यूनिवर्सिटी का है, इस पर भी फोकस किया जाता है। यानी कि नेक की स्थापना यूजीसी द्वारा उस शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं प्रत्यापन हेतु की गई है। यह पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान, अधोसंरचना, प्रशासन जैसे मानकों के आधार पर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है कि किस तरह से गुणवत्ता दिया जाए, सब चीज को देखता है नेक। नेक्स्ट आते हैं, UGC is described as both a regulatory and promotional body because it, यानी कि UGC को नियामक एवं प्रोत्साहक संस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह है, UGC क्या है जो कहा जाता है, फ्रेम रूल्स एंड ऑल्सो सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, नियम बनाता है तथा विश्वविद्यालयों के विकास को बढ़ावा देता है। कौन देता है? UGC देता है। और नियम भी बनाता है, यानी कि UGC रेगुलेट स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है UGC एंड साइमल्टेनियसली प्रमोट्स द टीचिंग, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द ग्रांट एंड पॉलिसीज को इन्वॉल्व UGC ही करता है। UGC उस शिक्षा के मानकों का नियमन भी करता है और अनुदान व नीतियों के माध्यम से शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित भी करता है, जो कि UGC करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म कंट्रीब्यूट्स टू क्वालिटी एजुकेशन मेनली बाय, स्वयं मंच गुणवत्ता शिक्षा में योगदान देता है क्योंकि यह है, क्यों योगदान देता है, तो प्रोवाइड फ्री एंड स्ट्रक्चर मुक्स अलाइन विथ करिकुलम, फ्री एजुकेशन मिलता है स्वयं में, ठीक है। फ्री एजुकेशन मुक्स क्या होता है? निश्चित ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होता है। पाठ्यक्रम से संबंध संरचित निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यही क्या होता है? यह स्वयं होता है। यानी कि स्वयं का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, क्या प्रोवाइड देता है? प्रोवाइड्स द MOOCs developed by top institutions to ensure the access, equity और क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू ICT के द्वारा क्वालिटी, इक्विटी को मेंटेन करता है और एसेस को, ठीक है। यानी कि स्वयं के माध्यम से श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा विकसित MOOCs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उस शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है और वो होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ नेक इज लोकेटेड एट, नेक का मुख्यालय स्थित है। नेक का मुख्यालय कहाँ है ये बताइए? तो नेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में नेक का मुख्यालय स्थित है। यानी कि नेक इज लोकेटेड एट बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में नेक लोकेटेड है। फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस संस्था का काम होता है इसका, अंडर UGC प्लेइंग ए सेंट्रल रोल इन नेशनल क्वालिटी एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क। यानी कि नेक का जो है ना, नेक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह UGC के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का संचालन करता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज, उस शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षा का अर्थ है। यानी कि गुणवत्ता शिक्षा का क्या अर्थ है?
उच्च शिक्षा में। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि जब पूरा डेवलपमेंट होता है वही होता है गुणवत्ता शिक्षा, ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉग्निटिव स्किल एंड वैल्यू डायमेंशंस का डेवलप हो। संज्ञानात्मक कौशल एवं मूल्यात्मक विकास का समग्र विकास हो, वही होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, यानी कि क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन goes beyond the content delivery. It includes developments of critical thinking, research ability, skills, ethics and social responsibility को डेवलप करा जाता है। इनकी गुणवत्ता शिक्षा केवल विषय वस्तु एवं सीमित नहीं है, विषय वस्तु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें चिंतन क्षमता भी तो चिंतन क्षमता है ये भी आता है, ठीक ना। अनुसंधान कौशल डेवलप होता है, मूल्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को समग्र विकास शामिल होता है, ठीक है, यही होता है क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं, ए स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब कोई स्टूडेंट है जो इन्वायरमेंटल साइंस का स्टडी कर रहा है, इकोनॉमिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स टुगेदर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, व्हिच एनईपी 2020 रिकमेंडेशंस अलाउ दिस अप्रोच, किस अप्रोच को शो करता है। एक छात्र पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र और डेटा एनालिटिक्स के साथ पढ़कर वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहता है, तो एनईपी 2020 की कौन सी सिफारिश इसे संभव बनाती है ये बताइए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि एनईपी क्या है, जो साइंस पढ़ता है वो आर्ट्स पढ़ सकता है, जो कॉमर्स पढ़ रहा है वो साइंस पढ़ सकता है, जो आर्ट्स पढ़ रहा है साइंस पढ़ सकता है, यही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, किसी भी सब्जेक्ट में जाके हम पढ़ सकते हैं, यही एनईपी 2020 कहता है। यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम, बहुविषयक और लचीला पाठ्यक्रम जो 2020 एनईपी डिजाइन किया, ठीक है। एनईपी 2020 क्या किया है, तो एनईपी 2020 emphasizes breaking and rigid disciplinary boundaries, encouraging students to combine subjects across a stream to develop holistic problem skills develop होता है। This approach enables integrated learning rather than narrow specializations। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य कठोर विषय सीमाओं को तोड़ना है, ताकि विद्यार्थी विभिन्न विषयों को जोड़कर समग्र समस्या समाधान कौशल विकसित कर सके। यह तरीका केवल विशेषता तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक सीखने को भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि बहुत स्तर तक सीखने को भी ये प्रोत्साहित करता है एनईपी 2020। नेक्स्ट आते हैं, इफ ए स्टूडेंट अर्न 20 क्रेडिट, कोई स्टूडेंट है जो 20 क्रेडिट अर्न किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ए, 15 क्रेडिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी से अर्न करा है एंड 10 क्रेडिट यूनिवर्सिटी क्रेडिट फॉर्म में मुख से लिया है, तो प्लेटफॉर्म अंडर एबीसी व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज। मान लीजिए हिंदी में देख लेते हैं कि यदि एक छात्र ने यूनिवर्सिटी ए से 20 क्रेडिट, यूनिवर्सिटी बी से 15 क्रेडिट और मुख से प्लेटफॉर्म से 10 क्रेडिट अर्जित किए हैं, तो एबीसी का मुख्य लाभ क्या है, एबीसी जो कार्ड बना है उसका मुख्य लाभ क्या है ये बताइए। तो क्रेडिट कैन बी एक्यूमुलेटेड एंड काउंटेड टुवर्ड्स डिग्री, क्रेडिट जमा होकर डिग्री में गिने जा सकते हैं। जो क्रेडिट होता है ना ये जमा हुआ और आपको डिग्री में सम्मिलित कर लिया जाता है क्रेडिट को, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम आ जाए तो बताना है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है। जैसे मान लीजिए बैंक में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उसी तरह से अब यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड हो गया, यानी कि बैंक ऑफ क्रेडिट हो गया, जो आपका पूरा जो एजुकेशन है उसके हिसाब से क्रेडिट जमा रहता है। अलाउ स्टूडेंट टू अर्न एंड स्टोर क्रेडिट फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म से करा जाता है। These credits can be accumulated over time and transformed to complete a degree or certifications. This promote the flexibility, mobility and lifelong learning को शो करता है। लाइफटाइम यानी कि एबीसी छात्रों को विभिन्न संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्रेडिट अर्जित, संग्रह और स्थानांतरित करने की
सुविधा देता है। समय के साथ ये क्रेडिट जमा होकर डिग्री या सर्टिफिकेट पूरा करने में गिने जा सकते हैं। जब क्रेडिट पूरा हो गया तो इसमें आएगा, डिग्री या सर्टिफिकेट में आएगा। हाँ, जिससे लचीलापन और आजीवन अधिगम बढ़ता है। नेक्स्ट आते हैं, if a program is intended outcomes is gratitudes should be able to design a water purification systems which approach ensure the outcomes। मतलब कि यदि किसी पाठ्यक्रम का लक्ष्य है कि स्नातक जल शुद्धिकरण प्रणाली डिजाइन कर सके, तो कौन सा दृष्टिकोण इसके लिए सुनिश्चित करेगा, कौन सा दृष्टिकोण सही रहेगा। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE फोकस ऑन कॉम्पिटेंसीज, यानी कि OBE जो दक्षताओं पर केंद्रित हो, इस चीज को यहाँ पर दिखाता है। यानी कि OBE जो होता है फोकस ऑन एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज रेदर देन टाइम स्पेंट इन क्लास और सिलेबस कॉम्पिटिशंस। By clearly defining the expected outcomes, teachings, assessment, and learning activities are aligned to ensure students can perform the required task। OBE जो होता है केवल पढ़ाई या पाठ्यक्रम पूर्णता पर नहीं बल्कि वास्तविक दक्षताओं पर केंद्रित है। अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट करने से शिक्षण, मूल्यांकन और गतिविधियों सभी लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है क्वेश्चंस। इफ यूनिवर्सिटी एक्स हैज एक्सीलेंट रिसर्च आउटपुट बट पुअर इंडस्ट्री लिंकेज एंड लो स्टूडेंट डाइवर्सिटी, हाउ विल NRF रैंकिंग इवैल्यूएट इट। मतलब कि यदि यूनिवर्सिटी एक्स में अनुसंधान उत्पादन उत्कृष्ट है लेकिन उद्योग कनेक्शन कमजोर और छात्र विविधता कम है, तो NRF इसे कैसे मूल्यांकन करेगा, ये बताइए कि NRF वहाँ पर किस तरह से मूल्यांकन को करेगा। तो वहाँ पे जो है मॉडरेट रैंक मल्टीपल इंडिकेटर्स आर कंसीडर्ड, यानी कि मॉडरेट रैंक मिलेगा, कोई हाईएस्ट रैंक वहाँ पर कैसे शो करेगा, क्योंकि स्टूडेंट ही कम है, स्टूडेंट को भी देखा जाता है। औसत रैंक देगा क्योंकि यह संकेतक देखे जाते हैं। ठीक है, पूरा संकेत को देखा जाता है ओवरऑल क्या है, यानी कि NIRF। ठीक है, NIRF यूजेस मल्टीपल पैरामीटर्स, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज को देखा जाता है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी दो देखा जाता है, परसेप्शंस, स्ट्रॉन्ग रिसर्च alone cannot be guaranteed top rank if other areas like inclusivity और industry collaborations are weak। यानी कि NRF बहुआयामी संकेतों का उपयोग करता है, केवल अनुसंधान मजबूत होने से शीर्ष रैंक नहीं मिलेगा। अगर समावेशन और उद्योग सहयोग कमजोर हो तो इस कारण औसत रैंक दिया जा सकता है। जब कमजोर होता है तो उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर एक औसत रैंक को प्रोवाइड करा जाता है NIRF के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, A university introduces problem-based learning, experimental projects, and critical thinking workshops. Which dimensions of quality education does this most directly enhance? एक विश्वविद्यालय ने समस्या आधारित अधिगम, अनुभवजन्य परियोजनाएं और आलोचनात्मक चिंतन कार्यशालाएं लागू की, तो यह गुणवत्ता शिक्षा के किस आयाम को सीधे बढ़ावा देता है। ये बताइए कि शिक्षा के आयाम को सीधे बढ़ावा देता है, तो एक्सीलेंस एंड रेलेवेंस, उत्कृष्टता और प्रासंगिकता को जो है ये बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल आपका सही होगा। यानी कि क्या है, क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूड द रिलेवेंस स्किल्स एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यही जो होता है क्वालिटी एजुकेशन को शो करता है। एंड एक्सलेंस हाई स्टैंडर्ड इन लर्निंग
थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो यहाँ पर है डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होता है एंड अप्लाइड कॉम्पिटेंसी जाता है। गुणवत्ता शिक्षा में प्रासंगिकता और वास्तविक समस्याओं में उपयोगी कौशल, उत्कृष्टता, उच्च मानक की सीख और चिंतन शामिल है। समस्या आधारित अधिगम और अनुभवजन्य विधियों, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और व्यवहारिक दक्षता विकसित करती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, एक कंट्री रिड्यूसेस CO2, मान लीजिए कंट्री जो होता है CO2 कम कर रहा है, emphasizes by adopting clean energy technology and carbon trading, which international agreement is primarily guiding the action। एक देश CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन ट्रेडिंग अपनाता है। यह कदम मुख्यतः किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा मार्गदर्शित है? ये बताइए कि किस अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन द्वारा ये निर्देशित है। तो ये काइटो प्रोटोकॉल है। क्या है? काइटो प्रोटोकॉल यहाँ पे जो है किस द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि काइटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में, ध्यान रखेंगे 1997 में काइटो प्रोटोकॉल आया। कमिट्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। कम से कम जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो कम से कम ग्रीन हाउस को कम करें emissions, it introduces the mechanisms like carbon trading and clean development mechanism को यहाँ पे लाया गया to achieve the reduces target। अब उसे टारगेट को अचीव करके कम से कम पॉल्यूशन करा जाए। काइटो प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करता है। इसमें कार्बन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसे उपाय भी शामिल होते हैं। जी, नेक्स्ट आते हैं, which principle under Vienna Conventions ensure phase out of sustainable depleting ozone। यानी कि जो वियना कन्वेंशन है किस सिद्धांत के तहत ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को का चरणबद्ध उन्मूलन का सुनिश्चित किया गया है। ये बताइए कि किसमें किया गया है? तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है वियना कन्वेंशंस। साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां दिया जाता है, यही शो करता है वियना कन्वेंशंस को। ठीक है, वियना कन्वेंशंस एंड इट्स मॉनिटरी प्रोटोकॉल emphasizes that all nations share responsibility for ozone protections, but developed countries take greater responsibility for reductions due to हिस्टोरिकल एमिशंस को यहाँ पे लिया जाता है। यानी कि वियना कन्वेंशंस जो होता है ना, वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यह दोनों मिलकर तय करते हैं कि सभी देशों को ओजोन सुरक्षा में साझेदारी है, लेकिन विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ये सब क्या है? विकसित देश है। तो वहाँ पे जो है पोल्यूशन कम करें वो लोग, क्योंकि उन्होंने अतीत में पहले ऑलरेडी पोल्यूशन कर चुका है, तो कम से कम अब पोल्यूशन कम करें। हानिकारक उत्सर्जन किया है ऑलरेडी पहले कर लिया। भारत अभी है, नेपाल है, मतलब ये सब क्या है, मान लीजिए ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है अभी इंडिया, तो यहाँ पोल्यूशन तो होगा ही, कितना कंट्रोल किया जाएगा? जहाँ इंडस्ट्रीज लगेगा वो पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके देखा जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ए पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, विच SDG आर प्राइमरी एड्रेस। यानी कि यदि कोई नीति औद्योगिक प्रदूषण कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना चाहती है, तो वो कौन से SDG मुख्य रूप से संबंधित होते हैं? SDG मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2015 से 2030
हो सकता है, ये एडिशनल नॉलेज है, एग्जाम में पूछते तो आप ध्यान रखेंगे कि एसडीजी जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, इसका टाइम पीरियड 2015 से 2030 होता है। एमटीजी जो होता है मिलियन डेवलपमेंट गोल होता है, इसका 2000 से 2015 टाइम पीरियड था, यानी कि अभी जो है आपका एसडीजी चल रहा है, ठीक ना। तो एसडीजी के गोल से यहाँ पर क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। तो एसडीजी 6, 7, 12 जो होता है जल, सफाई, ऊर्जा और जिम्मेदार उत्पादन के लिए कहानी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। एसडीजी 6 क्या कहता है कि क्लीन वाटर, क्या कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एसडीजी 6 कहता है। एसडीजी 7 जो कहता है प्रमोट द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करता है 7। एंड एसडीजी 12 जो कहता है कि टारगेट्स द रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो होता है एसडीजी 12 में होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल एनर्जी डायरेक्ट लिंक टू दिट गोल्स, यानी कि एसडीजी 6 सुरक्षित जल और स्वच्छता, एसडीजी 7 स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी 12 जो होता है जिम्मेदार उत्पादन और खपत पर केंद्रित है, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और सतत ऊर्जा इन लक्ष्यों से जुड़े हैं। नेक्स्ट आते हैं which class of मतलब क्या है which class of substances is primarily responsible for ozone depletion and now globally regulated, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः कौन कौन से पदार्थ जिम्मेदार हैं और अब वैश्विक रूप से नियंत्रित हैं, ये बताइए, ठीक है। तो इसके लिए होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन गैस है, यही गैस से जो होता है ओजोन लेयर का परत जो है पतला होते जा रहा है, क्षरण होते, ये गैस कहाँ से निकलता है, तो जो फोम इंडस्ट्री है ना उससे भी निकलता है। फ्रिज एसी का जो रहता है इससे भी क्या निकलता है, इससे भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है जो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट करते जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेयर वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, फोम एंड एरोसॉल से निकलता है। दिस रिलीजेस क्लोरीन एटम्स इन स्ट्रेटोस्फेयर व्हिच कैटेगरी डिजायर्ड ओजोन मॉलिक्यूल्स को कम कर रहा है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव पास्ड आउट सीएफसी, यानी कि सीएफसी रेफ्रिजरेटर फोम और एरोसॉल में उपयोग किए जाते थे। ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन छोड़ता है और जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्हें चरणबद्ध रूप से प्रतिबंधित किया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं A foam manufacturing industry emits VOC और CFC according to global protocols which approach should it adopt, यानी कि एक फोम उद्योग VOC और VOC मतलब क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, CFC पता है आपको, उत्सर्जित करता है। तो वैश्विक प्रोटोकॉल के अनुसार इसे कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, ठीक है, कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, तो एडॉप्ट क्लीन टेक्नोलॉजी एंड फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को एडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। स्वच्छ तकनीक अपनाना और ओजोन हानिकारक पदार्थों को चरणबद्ध समाप्त करना, यही इसका लक्ष्य होना चाहिए। इंडस्ट्रीज मस्ट कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल ट्रीटीज like Vienna Conventions, Montreal Protocols, National Environmental Laws, adopting green technologies, reducing VOC and replacing CFC, ensure sustainability and legal compliance, ठीक है। यानी कि उद्योगों को वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों का पालन करना चाहिए, हरित तकनीक अपनाना, VOC कम करना, CFC को विकल्प का उपयोग करना, स्थायित्व और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आते हैं इन द गुरुकुल सिस्टम लर्निंग वाज प्राइमरी, गुरुकुल प्रणाली में अधिगम मुख्यतः किस प्रकार का था। जब गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था तो अधिगम कैसा होता था, पढ़ा लिखा कैसा होता था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए वहां पे जो था एक्चुअली क्या पढ़ाया होता था, तो एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल होता था, होलिस्टिक एंड स्टूडेंट सेंटर्ड होता था, अनुभवजन्य, समग्र और छात्र केंद्रित एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ गुरुजी बोलते थे और बच्चे उस चीज को गेन करते थे, वहां पर कोई कलम पेन नहीं हुआ करता था, सिर्फ सुन करके, श्रुति सुन करके याद किया जाता था, चिंतन मनन करके जो है वहां पर याद हो जाता था गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में, और होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, वहाँ भी प्रणाली था। द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम emphasizes the learning through the living with टीचर्स के पास रहना होता था, ऑब्जर्विंग, प्रैक्टिसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डेली एक्टिविटीज के हिसाब से स्टूडेंट डेवलप द इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मोरल एंड फिजिकल एबिलिटीज डेवलप हुआ। द टीचर एक्टेड एज ए मेंटर गाइडिंग द लर्नर होलिस्टिक development rather than the focusing solely on content memorization। यानी कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक के साथ जीवन यापन, शिक्षक के साथ रहना है, घर छोड़ना पड़ता था, अवलोकन, अभ्यास और दैनिक गतिविधियों में सहभागिता के माध्यम से अधिगम को महत्व दिया गया। विद्यार्थी बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक क्षमताओं में विकसित होते थे। शिक्षक केवल रटाने पर नहीं, सिर्फ रटना है, रटाने पर नहीं बल्कि समग्र विकास के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट आते हैं, which statements best describe the role of the guru in ancient education। यानी कि प्राचीन शिक्षा में गुरु की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है, जो गुरु का सर्वोत्तम भूमिका हो। देखिए, मेंटर, गुरु मेंटर होते थे, गाइड एंड मोरल एग्जाम्पलर, मार्गदर्शक, सलाहकार और नैतिक आदर्श यहाँ पे गुरु होते थे। यानी कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, द गुरु नॉट ओनली इम्पेयर्ड नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही नहीं दिया करते थे, बट ऑल्सो गाइडेड द स्टूडेंट्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, एथिक्स एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी गुरु बताते थे। द टीचर्स स्टूडेंट रिलेशनशिप वाज लाइफ लॉन्ग एंड मेंटरशिप बेस्ड रेदर देन ट्रांजैक्शनल। यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरु केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास में भी मार्गदर्शन करते थे। गुरु शिष्य संबंध जीवन पर्यंत और मार्गदर्शक आधारित होता था, केवल लेन देन नहीं। अभी जो एजुकेशन में क्या है, हर जगह कोचिंग खुल गया है, मतलब लेन देन ही होता है, हर जगह पैसे की बात होती है, उस समय नहीं थी, और उस समय एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, which component was not typically included in the curriculum of ancient education gurukuls। भारतीय प्राचीन भारतीय गुरुकुलों के पाठ्यक्रम में सामान्यतः कौन सा घटक शामिल नहीं था। यानी कि जो घटक शामिल नहीं था वो बताइए। तो वैदिक स्टडी शामिल था, ठीक है, ये सही है। मटेरियल आर्ट्स, फिजिकल, ये भी शामिल था। मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शामिल नहीं था, इसलिए आपका आंसर हाँ बिल्कुल सही होगा। यानी कि गुरुकुल फोकस ऑन द होलिस्टिक एजुकेशन इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल्स, फिजिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट होता था। कोर करिकुलम इंक्लूड वेदास, फिलॉसफी, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आर्ट्स, मोरल एजुकेशन को भी दिया जाता था। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वेयर ऑब्वियसली नॉट पार्ट ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन। यानी कि गुरुकुल समग्र शिक्षा पर केंद्रित थे, जिसमें बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास शामिल था। पाठ्यक्रम में वेद, दर्शन और व्याकरण, गणित, ज्योतिष, योग, कला और नैतिक शिक्षा थी। यानी कि आधुनिक विषय जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं था। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चंस की ओर। What was the key features of a student life in गुरुकुल? गुरुकुल में छात्र जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, जो मुख्य विशेषता थी बताना है। रेसिडेंशियल लिविंग अंडर द गुरु गाइडेंस, गुरु के मार्गदर्शन में आवासीय जीवन जीना, यही जो है की फीचर्स था।
स्टूडेंट का गुरुजी के पास, यानी कि स्टूडेंट लिव्ड इन गुरु आश्रम्स, रेसिडेंशियल सेटअप होता है, पार्टिसिपेटिंग इन कोर्स, रिचुअल्स, डिबेट्स, डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से सिखाया जाता था। दिस immersive environments and facilitate the learning through observations, practice, reflections एंड मोरल सोशल डेवलपमेंट करा जाता है। यानी कि छात्र गुरु के आश्रम में रहते थे और दैनिक कार्य, अनुष्ठान, बहस, चर्चा, व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेते थे। इससे आवासीय और सहभागितापूर्ण वातावरण में अवलोकन, अभ्यास, चिंतन, ठीक है, और नैतिक सामाजिक विकास के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता था। नेक्स्ट आते हैं, हाउ वेयर गाइड स्टूडेंट्स टाइपिकली असिस्टेड इन द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल प्रणाली में छात्रों का मूल्यांकन आमतौर पर कैसे किया जाता था? जब मान लीजिए अभी क्या परीक्षा होता है तो गुरुकुल सिस्टम में छात्र का मूल्यांकन कैसे होता था? ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल्स, कंडक्ट एंड मोरल डेवलपमेंट को देख करके वहाँ पे होता था मूल्यांकन। कौशल, आचरण, करैक्टर भी वहाँ पर मैटर करता था और नैतिक विकास का अवलोकन करके वहाँ पर नंबर मिलता था, असेसमेंट किया जाता था स्टूडेंट्स का। एवोल्यूशन वाइज कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव होता था। गुरुज असिस्टेड द स्टूडेंट मास्टरी ऑफ नॉलेज चेक करते थे एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, डिसिप्लिन, एथिकल कंडक्ट्स, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेदर देन रेलिंग ऑन रिटेन टेस्ट। यानी कि मूल्यांकन सतत और गुणात्मक था। गुरु छात्रों को के ज्ञान, व्यवहारिक कौशल, अनुशासन, नैतिक आचरण, ठीक है, नैतिक आचरण और समग्र व्यक्तित्व का विकास का अवलोकन कर मूल्यांकन करते थे। ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता था। फिर मूल्यांकन अपरा विद्या, ठीक है, न कि केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रहते थे, वहाँ पर लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं रहते थे, ठीक है। इस तरह से आज हमने आप लोगों के बीच डिस्कस करा। जो भी इस बार पीएचडी पेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, ठीक है। तो अभी ये एग्जाम तक ही चलता रहेगा, यानी कि एलएनयू का 31 तारीख को एग्जाम है और एक्यू जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का 5 तारीख को एग्जाम है पेट का। तो जितना भी यूनिवर्सिटी बिहार या देश लेवल कोई भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी पेट का एग्जाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है और नेट के लिए भी है। ऐसा नहीं कि नेट के लिए ही है, यूपीएससी नेट के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, आप लोग फिर मिलेंगे नया लेक्चर के साथ। तब तक रिवाइज करते रहें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट एक समराइज वे में हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, मॉक टेस्ट ऐसा है, तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना लगे और आपका रिजल्ट बने, यही उम्मीद करता हूं और आपका बनेगा भी, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।